आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुबई लिंक के बाद अब तहव्वुर राना के वॉइस सैंपल लेने की तैयारी, एनआईए को जाना पड़ सकता है कोर्ट। दिल्ली यूपी में आंधी तूफान की चेतावनी, कई राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। नागरिकों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी, बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त। अब रामजी लाल सुमन की माफी भी मंजूर नहीं, वे जहां मिलेंगे वहीं बदला लेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर क्या हुई बातचीत। हमास सीजफायर के लिए तैयार, लेकिन रखी ये शर्त। घिनौनी इजरायली सरकार की वजह से टूट रहा, हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का वीडियो। सोना फिर महंगा, चांदी स्थिर। कितने करोड़ के मालिक है साउथ स्टार अजीत कुमार, सनी देओल की फिल्म जाट को दी कड़ी टक्कर। और शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने क्यों निकाली पर्ची। मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राना से एनआईए की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में पहले दिन तहव्वुर राना ने कई अहम जानकारी दी। अब एएनआई राना से दुबई लिंक को लेकर पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तहव्वुर राना ने साल 2008 में मुंबई में किस व्यक्ति से मुलाकात की थी। एनआईए को शक है कि दुबई के उस व्यक्ति को भी मुंबई हमले की जानकारी हो सकती है। साथ ही एनआईए तहव्वुर राना के वॉइस सैंपल लेने की भी तैयारी कर रही है, ताकि उन वॉइस सैंपल से यह पता चल सके कि मुंबई हमले के वक्त तहव्वुर राना को आतंकियों के संपर्क में था या नहीं। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वॉइस सैंपल लेने के लिए तहव्वुर राना का सहमति जरूरी है। अगर राना सैंपल देने से इनकार कर देता है तो एनआईए को सैंपल लेने के लिए अदालत की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि एनआईए चार्जशीट में अगर तहव्वुर राना के वॉइस सैंपल नहीं देने की बात को भी दर्ज करेगी तो इसके बाद में तहव्वुर राना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश की संभावना है। आईएमडी की ओर से कई राज्यों के लिए मध्यम से लेकर भारी बारिश तक का अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। दरअसल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और इससे लगे दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा को रोकने के लिए बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में हुई तोड़फोड़ की खबरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह निर्देश सिर्फ मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, जरूरत पड़ने पर इसे अन्य जिलों तक बढ़ाया जाना चाहिए और स्थिति को नियंत्रित करने और सामान्य बनाने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। चेहरे तमतमाए हुए थे, मुठियां बार बार तन रही थी, सैकड़ों हाथों में तलवारें लहरा रही थी। वीर बलिदानियों के इतिहास व स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प था। महान योद्धा राणा सांगा की जयंती पर शनिवार को क्षत्रियों ने ताकत दिखाई। मंच पर करनी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया कर देंगे। राणा सांगा के अपमान के विरोध में एक बार तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास की ओर कूच की तैयारी भी कर ली गई, परंतु कड़ी सुरक्षा के चलते यह स्थगित कर दिया गया। हालांकि कुबेरपुर में गढ़ी रामी स्थित शक्ति प्रदर्शन स्थल से लौटते समय युवकों ने तलवारें लहराते हुए कई जगह जाम लगा दिया। पुलिस के बैरियर तोड़ डाले। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और कई भाजपा विधायक भी शामिल हुए। आयोजन के चलते पूरे दिन दिल्ली कानपुर हाईवे से लेकर शहर की धड़कन एमजी रोड तक जाम से जूझता रहा। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय बाद एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हुई, जो करीब 2.5 घंटे तक चली। यह बातचीत इनडायरेक्ट थी, यानी दोनों पक्ष 2 कमरे में बैठे थे
और ओमान के प्रतिनिधि एक दूसरे को अपना संदेश दे रहे थे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत का मौसम शांत, सम्मानजनक और रचनात्मक था। बातचीत के बाद एक बयान में बताया गया है कि ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट मामले के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच करीब 2.5 घंटे की बातचीत हुई। यह बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत को लेकर थी। दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि वे अगले सप्ताह भी बातचीत जारी रखेंगे। जब बातचीत खत्म हुई और प्रतिनिधि मंडल बाहर निकले, तब ओमान के विदेश मंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के प्रमुखों ने कुछ मिनटों तक आपस में सीधे बात भी की। गाजा में इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। इसी बीच हमास ने सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमास ने कहा है कि वह गाजा में युद्ध विराम के किसी भी प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक है, जो अस्थायी युद्ध विराम की गारंटी देता है और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की गारंटी देता है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस तरह के प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा का अंत भी सुनिश्चित होना चाहिए और इसमें कैदियों की अदला बदली का गंभीर सौदा भी शामिल होना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर डील होने के बावजूद इसका कोई भी सही से पालन नहीं कर रहा है। अभी भी कुछ यहूदी हमास के कब्जे में है। हाल ही में हमास की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें इजरायली अमेरिकी बंधकों को दिखाया गया है। वो बंधक 7 अक्टूबर साल 2023 को पकड़े जाने के बाद से ही गाजा में रह गए हैं। यह वीडियो तब जारी किया गया है जब इजराइल में लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी मना रहे थे। इस वीडियो में इजरायली सेना में काम कर चुके एक सैनिक एडन को दिखाया गया है। अलेक्जेंडर को गाजा में 551 दिनों से बंधक बनाया गया है। वीडियो में वह इजरायली सरकार और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करता है कि क्या आखिर उन्हें क्यों नहीं छुड़ाया गया है। वीडियो में शख्स अपनी रिहाई की गुहार लगा रहा है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे निवेशकों और ग्राहकों दोनों की नजरें अब बाजार पर टिक गई हैं। खास तौर पर सोने की कीमत में लगातार हो रही बढ़त ने लोगों को चौंका दिया है। सोमवार से जब ट्रेंडिंग बाजार खुलेगा तो शादियों के सीजन के साथ खुलेगा। भारत में शादी ब्याह के मौसम में सोने चांदी की मांग काफी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर इनके दामों पर पड़ता है। यही वजह है कि पाटलिपुत्र सराफा संघ के कीमत निर्धारण समिति के संयोजक मोहित गोयल का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे बताया है कि अगर बीते दिनों के भाव से तुलना की जाए तो आज फिर से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कीमतों में आई यह तेजी निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अजीत कुमार को एक प्रोफेशनल रेसिंग कार ड्राइवर बनना था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्टर को फिल्म अमरावती से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा। उनकी हालिया रिलीज फिल्म गुड बैड अगली बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए आपको बताते हैं इसके नेटवर्क के बारे में। अजीत कुमार और त्रिशा कृष्णन की तमिल एक्शन कॉमेडी फिल्म गुड बैड अगली 10 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छा रिस्पांस मिला। सिर्फ 2 दिनों में ही मूवी ने 42 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। सोशल मीडिया पर इसकी मसाला एंटरटेनमेंट को लेकर जमकर तारीफ हो रही है। गुड बैड अगली के साथ ही 10 अप्रैल को सनी देओल की फिल्म जाट भी रिलीज हुई। हालांकि सनी की फिल्म को कमाई के मामले में अजीत कुमार की फिल्म ने पीछे छोड़ दिया। इसी बीच आपको बता दें कि ये दोनों फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है। पंजाब के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 141 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी की, जिसमें 246 के लक्ष्य को आसान कर दिया। अभिषेक ने जब अपना शतक पूरा किया तब उन्होंने एक खास अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया। उन्होंने एक पर्ची निकाली और उसे सभी को दिखाया। अभिषेक को इस पारी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया। अभिषेक शर्मा ने 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दूसरा सबसे तेज शतक है। इससे पहले ट्रेविस हेड 39 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। अभिषेक शर्मा ने शतक लगाकर अपनी जेब से पर्ची निकाली। इस पर्ची पर लिखा था ये ऑरेंज आर्मी के लिए, यानी उन्होंने अपने इस शतक को अपने फैंस के लिए डेडिकेट किया। आईपीएल देखने वाले फैंस जानते होंगे कि ऑरेंज आर्मी सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को कहा जाता है। अभिषेक ने मैच के बाद अपनी पर्ची को लेकर कहा, ये मैंने खुद लिखा था
क्योंकि अक्सर मैं सुबह उठकर कुछ ना कुछ लिखता हूँ। आज मेरे मन में ऐसे ही आया कि अगर मैं आज कुछ करता हूँ तो ऑरेंज आर्मी को डेडिकेट करूंगा। आज मुझे लगा कि मेरा दिन है।